चलिएगा। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। हमने पार्ट वन हम प्लानिंग का डिस्कशन कर रहे थे कि प्लानिंग फंक्शन बेसिकली क्या है। तो देखो, प्लानिंग फंक्शन को एक बार फटाफट में वापस समराइज कर दूं। देखिए, प्लानिंग फंक्शन का मतलब होता है सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेट करना और फिर उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपके कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना। यानी अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट को सेट करना और दूसरा है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना। ठीक है। नाउ, अब प्लानिंग स्टेज ये मानती है कि जो मैनेजर्स हैं जिनको प्लानिंग करनी है उनको ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंटल कंडीशन पता होनी चाहिए और साथ ही साथ फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना भी आना चाहिए। तो प्लानिंग की स्टेज ये बताती है कि मैनेजर मस्ट अवेयर द एनवायरमेंटल कंडीशन फेसिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्यूचर कंडीशंस क्या होंगी उसकी फोरकास्टिंग करना। तो अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन और फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर कंडीशन। फिर उसके बाद प्लानिंग जो की जाती है तो प्लानर मस्ट अवेयर कि व्हाट आर दी कंटिंजेंसीज दैट कैन बी फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर कंपिटिटर, इन टर्म्स ऑफ देयर कस्टमर। देखिए, प्लानिंग करते समय प्लानर को यह भी पता होना चाहिए कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या क्या कंटिंजेंसीज आ सकती हैं। यानी हम ये बोले कि क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या टफ कंपटीशन आ सकता है, किस किस को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, अपने कंपिटिटर्स को लेकर और उनके कस्टमर्स को लेकर उन्हें किन बातों का सामना करना पड़ सकता है। प्लानर को इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लानर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है और कब अचीव करना है। सिक्स पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं प्लानर को, जब प्लानर होता है उसके जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि आपको कब अचीव करना है और क्या अचीव करना है। और सभी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का सिलेक्शन करना है। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज। आइए, प्लानिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल प्लानिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग यानी बेसिकली हम बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिसाइड करना और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना। तो बेसिकली ये सब चीजें कहलाती हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो देखो क्या लिखा है, strategic planning generally includes entire organization and includes point number one, formulation of objective। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का मतलब यही होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को फॉर्मुलेट करेंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को डिफाइन करता हुआ होना चाहिए और उसके बेसिकली फंडामेंटल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट कंडक्ट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो देखिए, वापस से समझना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काम कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट लेवल करेगा। टॉप मैनेजमेंट लेवल जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा तो उसमें पहला पॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग, सॉरी पॉलिसीज,
प्लानिंग की जगह हम क्या बोलेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तीसरा, मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन मेजर काम होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के या टॉप लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग के। और ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब है ऐसे छोटे छोटे काम करना, छोटे छोटे प्लान बनाना जो सपोर्ट करेंगे इन तीनों ऑब्जेक्ट को। आपको अपने मिल को अचीव करने, आपको अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने, और आपको अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए कई सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे ताकि आप अपने मिशन को अचीव कर सको। उन छोटे छोटे कामों को करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। जैसे मान लीजिए हमने 1 वीक का प्लान बनाया। अब आप कुछ समझिए, जैसे आप प्लानिंग करते हैं तो आप दो तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब हो गया आप अपने ऑब्जेक्ट या गोल को सेट कर रहे हैं कि हमें अपना सीएमए फाइनल क्लियर करना है। बट उसको मिशन को पाने के लिए आपको क्या करना है, वीकली क्या बनाते हो आप, प्लान बनाते हो छोटे छोटे। यार 1 वीक हम सीएफआर करेंगे, ये 5 दिन हम एससीएम करेंगे, ये 4 दिन हम ये करेंगे। यानी आपको अपने गोल को अचीव करने, यानी आपको अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे ऑपरेशन पर शॉर्ट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग। तो प्लानिंग दो तरह की हो गई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग। आइए, सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइज करना। अब देखो, आपने प्लान बना लिया, अगला जो मैनेजमेंट का फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में हम कहें, allocating the human resources to ensure the accomplishment of the objective। बस इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर काम को सुव्यवस्थित तरीके से करना, यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना। अब आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। उसके लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपको उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम मैनर में अलोकेशन करना पड़ेगा ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सके। एक, आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। हाँ जी, क्लियर, बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस in such a manner so that we can achieve our objective। फिर दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो इन्वॉल्व डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही बात आ गई, काम को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, हर इंडिविजुअल जॉब को प्रॉपर डिजाइन करना है। व्हाट डज इट मीन, आपको पहले कैसे काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसके क्या राइट्स होंगे, हर पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको ये डिसाइड करना है। देखो आगे लिखा भी है, डिसीजन मस्ट बी मेड about the duties and responsibilities of the individual job as well as how the duties should be carried out। यानी किसी भी काम को करने के लिए अब आपने कई सारे इंडिविजुअल जॉब असाइन कर दिए, उनमें उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और कैसे उन ड्यूटीज को पूरा किया जाएगा, इन सभी बातों के डिसीजन लेना काम को ऑर्गेनाइज करने में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांट सकते हो,
प्रोडक्ट अकॉर्डिंग कर सकते हो, जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, या कस्टमर वाइज। अब इसका मतलब समझो। देखो, जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो या तो परफॉर्म किए जाने वाले जितने वेरियस फंक्शंस हैं उनके आधार पर काम को ऑर्गेनाइज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर एक प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, यहां पर फाइनेंसिंग का हो गया। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि या तो आप ये जो क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ये फंक्शन वाइज कर लो, या फिर प्रोडक्ट वाइज ऑर्गेनाइज कर लो। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, या फिर एरिया वाइज कर लो, या कस्टमर वाइज कर लो। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तो काम को डिपार्टमेंट्स में बांटो, यानी काम का बंटवारा करो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया, और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। Organizing at the level of job involve how best to design the individual job to most effectively use of human resources। अगली बात भी इसने वापस यही बोली। ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब है आप अपने हर काम को इस तरीके से डिजाइन करो कि आप अपने सभी ह्यूमन रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सको। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो देखो, अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग में दो तीन लाइन लिखनी है, क्योंकि सिंगल आएगा नहीं, सारे आएंगे। तो आप पॉइंट नंबर वन क्या बोल सकते हो, एलोकेटिंग रिसोर्सेस। दूसरा, डिसाइड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा, डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, प्रोडक्ट, एरिया और कस्टमर। डिजाइन इंडिविजुअल जॉब्स इन इफेक्टिव मैनर। सर ये सेकंड और फिफ्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ? क्या चीज? सेकंड और सेकंड फिफ्थ तो पॉइंट। कि केवल डिजाइनिंग की बात कर रहा है, फिफ्थ में उसने उसी बात को आगे बढ़ाया कि वो डिजाइनिंग इस आधार पर बेस्ट होनी चाहिए कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। देखो क्या होता है, मैं बताऊं, कई बार पॉइंट बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आप सेकंड पॉइंट को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो गया। तो आपको सिंपली ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हो गया, आपको ये चार पॉइंट ध्यान रखने हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम एलोकेशन। दूसरा, डिसीजन अबाउट ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्संस कैरिड आउट द इंडिविजुअल जॉब्स। तीसरा, डिपार्टमेंट या डिवाइड द वर्क इनटू द डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू कस्टमर। भाई इसको जब आप डिवाइड करते हो तो इसका काम ही यही होता है कि इफेक्टिव मैनर में आप यूटिलाइजेशन कर सको। लीडिंग, लीडरशिप।
अब देखो लीडिंग का मतलब क्या होता है। लीडिंग का मतलब इन्होंने बोला लीडिंग इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक लीडर है, उस लीडर को ये पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि लीडिंग इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स टू अटेन या टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आप इस फंक्शन को क्यों परफॉर्म करना चाहते हो, लीडिंग क्यों करना चाहते हो। तो वो बोल रहे हैं कि लीडिंग करने का पहला तरीका जो है, लीडिंग का जो क्यों करना है, ताकि हम अपनी बातों से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट हम अचीव कर ले। दूसरा, इफेक्टिव लीडिंग इन्वॉल्व मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली यूज पावर। यानी अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, लीडिंग कैसे होती है, लीडरशिप कैसे आती है। लीडर की रिक्वायरमेंट है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करे, मोटिवेट करे, उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे और अपनी पावर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करे, ताकि उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो इतना मोटिवेट रहे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो जाए। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा। टू बिकम इफेक्टिव एट लीडिंग, मैनेजर फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर सबॉर्डिनेट पर्सनैलिटीज, उनकी वैल्यू, उनका एटीट्यूड, उनके इमोशंस। देखो, आपको जिसको भी लीड करना है ना, जिसको भी आपको लीडर में रख मतलब आप लीड करना चाहते हो कि वो आपकी बात माने, तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले आप उसको समझो। तो ये यही बोल रहा है कि अगर आपको अपने मैनेजर्स को इफेक्टिव लीडिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, कि आप अपने लोगों को इफेक्टिवली लीड कर पाओ, तो उसके लिए पहले आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर्सनैलिटी रिसर्च एंड स्टडी ऑफ जॉब एटीट्यूड प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज टू हाउ द मैनेजर कैन मोस्ट इफेक्टिवली लीड देयर सबॉर्डिनेट्स। अब ये क्या बोल रहा है, आप रिसर्च करो और जॉब के हर एक पर्टिकुलर जॉब को लेकर जो आपके सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड है उसकी स्टडी करो, ताकि आप आसानी से इफेक्टिवली अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड कर पाओ। समझना, होता क्या है, आपने सबॉर्डिनेट को तो काम दे दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, काम में करते समय उसका मोटिवेशन फैक्टर खत्म हो जाता है। उसको लग रहा है यार क्या एक ही रूटीन वे में हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो ये बोल रहे हैं कि मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को रिसर्च करनी है और साथ ही साथ किसी भी एम्प्लॉय का जॉब के प्रति जो एटीट्यूड है उसको आपको जानना है, और उसी के आधार पर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर पाओगे, सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली लीड कर पाओगे आप। देखो ये क्या बोल रहा है अगले पॉइंट में, स्टडी ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस सच एज व्हाट मेक्स अ मैनेजर अ गुड लीडर, इन व्हाट सिनेरियो या इन व्हाट सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप लीडरशिप की या इस बात की स्टडी करोगे ना कि हाउ टू लीड समवन, तो ये बोल रहे हैं कि उसमें आपको ये पता लगता है कि एक मैनेजर गुड लीडर कैसे बन सकता है, वो ऐसा क्या करे कि वो लोगों को लीड कर सके, और या फिर इस सिचुएशन में किस तरह की बातें इफेक्टिव रहेंगी और अप्रोप्रिएट रहेंगी। यानी देखो, लीडर को हर समय अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेकर चलना है, तो उसे हर सिचुएशन को डील करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यार अगर मेरे एम्प्लॉयज के सामने ये सिचुएशन अराइज हो गई तो मैं इनको कैसे लीड करूंगा, उनके सामने अगर ऐसा कुछ आया तो मैं उनको कैसे लीड करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इफेक्टिव रहेगी और अप्रोप्रिएट रहेगी। तो तीसरा फंक्शन हुआ आपका लीडर का। सबसे पहले तो ठीक है, लीडिंग का एकदम समझ में आया। क्या,
सर ये पर्सनालिटी रिसर्च एंड स्टडीज ऑफ जॉब एटीट्यूड वाला पॉइंट समझ नहीं देखो आया। सुनो, पर्सनैलिटी रिसर्च एंड स्टडी ऑफ जॉब एटीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक काम दिया, आप एक जॉब पर अपॉइंटेड हो, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जब अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देते हो ना, तो जॉब के प्रति उनका जो एटीट्यूड आता है, अब जॉब एटीट्यूड का मतलब समझाओ। मतलब मुझे किस वे में उस काम को पूरा करना है। नहीं, आपका क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक जॉब दिया। अब होता क्या है, जैसे आपको अगर एक ही तरह के जॉब को दे रहे हैं ना, तो आपका उस जॉब के प्रति एक मतलब अपन इसको ऐसे बोले, इसको क्या बोलते हैं ना, कि आपका मतलब मन उब जाए उस काम को करने से, जैसे। बोर हो जाते हैं मतलब एक ही काम को सेम हाँ, करते करते। वो ये बोल रहा है कि आपको हर एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को रिसर्च करनी पड़ेगी एक तो, और उसका किसी भी जॉब के अगेंस्ट क्या एटीट्यूड है, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपको ये काम मैं दे रहा हूं, आप इससे क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो। अब आपको मोटिवेशन की नीड है, समझ रहे हो? तो एक लीडर के बेसिस पर मैं मुझे क्या करना चाहिए, आपको किस समय मोटिवेट करना चाहिए, इस बात का मुझे कैसे पता लगेगा बताओ। तो वो बोल रहे हैं कि लीडर को दो काम करने होंगे। पर्सनैलिटी रिसर्च, हर पर्सन के जो पर्सनैलिटी होती है, यानी उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, उनकी रिसर्च करो। उनका जॉब के प्रति जो एटीट्यूड चल रहा है, आप उसकी स्टडी करो। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मैं किस तरीके से आपको क्या कर सकता हूं, लीड कर सकता हूं। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपका इंटरेस्ट है टैक्सेशन में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, ऑडिटिंग वाले फंक्शन में भेज दिया, क्या होगा बताओ? पूरी क्या होगा? आप थोड़े समय तो करोगे, मन से नहीं करूंगी फिर। हाँ, मन से नहीं करोगे ना। तो वो यही चीज बोल रहा है कि मुझे हर पर्टिकुलर पर्सन की जो उसकी रिसर्च करनी चाहिए कि भाई कौन सा पर्सन, कौन सा सबॉर्डिनेट किस काम को करने में कैपेबल है। उसे तो बोलते हैं उसकी पर्सनैलिटी की रिसर्च करना, कैपेबिलिटी चेक करना, कैपेबिलिटी चेक। और दूसरा जॉब एटीट्यूड मतलब, जॉब को लेकर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन, इसे बोलते हैं एटीट्यूड अगेंस्ट द जॉब। आपको जो जॉब दिया, उसको लेकर आप किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है या डिससेटिस्फेक्शन है। अब सोचो, काम मुझे आपसे करवाना है, लेकिन अब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई आपकी उस पर्टिकुलर जॉब के प्रति आपके मन में क्या है, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, आपको लीड कर सकता हूं। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकता हूं, लीड कर सकता हूं। ये बताना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि जब आप लीडिंग फंक्शन परफॉर्म करते हो ना, उससे पहले आपको दो चीजें पता करनी पड़ेंगी। एक, जिन एम्प्लॉय को आप लीड करना चाहते हो, जिन सबॉर्डिनेट्स को आप लीड करना चाहते हो, उनकी पर्सनैलिटी रिसर्च। पर्सनैलिटी रिसर्च का मतलब कैपेबिलिटी क्या है, आ रही है बात समझ में? पर्सनैलिटी रिसर्च का मतलब आप क्या करने में कैपेबल हो। हर व्यक्ति हर काम को करने में कैपेबल नहीं होता। हाँ, करवा तो आप उससे लो, लेकिन वो एफिशिएंटली कब किस काम को कर पाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मान लो आप टैक्सेशन में काम करने में बहुत कैपेबल हो, लेकिन मैंने आपको ऑडिटिंग वर्क दे दिया, मैं आपको इफेक्टिवली लीड ही नहीं कर पाऊंगा। और प्लस आपको मुझे ये भी स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको जो जॉब दिया है, उसके लिए आपका एटीट्यूड क्या है, उसकी भी मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। जब मैं इन दोनों बातों को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, तो मैं आसानी से आपको क्या कर सकता हूं, लीड कर सकता हूं। बोलो, आया पॉइंट? यस आ गया। नाउ, कंट्रोलिंग,
कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब होता है अगर आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशन नहीं आना चाहिए। कंट्रोलिंग फंक्शन यही बोलता है कि परफॉर्मेंस डज नॉट डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। जब आप कोई भी काम करना किसी को सौंपते हो तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। अब उन्होंने एक्चुअल परफॉर्म किया तो कंट्रोलिंग फंक्शन ये बताता है कि यार परफॉर्मेंस शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। यानी कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स। कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स। सबसे पहले परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, और फिर तीसरा जहां जहां पर आपको डेविएशन नजर आ रहे हैं वहां पर आप ये डिसाइड करोगे कि व्हाट करेक्टिव एक्शन आर नेसेसरी। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। दो पॉइंट क्लियर बिल्कुल। पॉइंट नंबर वन, कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर दैट परफॉर्मेंस डज नॉट डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। हम कंट्रोलिंग करने की जो बात करते हैं ना वो इसी बात पर बेस्ड है। हम कंट्रोलिंग के दौरान यही देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड तय किए थे उससे डेविएट नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब तीन बातें इन्वॉल्व हो गई। कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स। पहले स्टैंडर्ड को तय करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, और फिर जहां जहां जरूरी हो नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेना। नाउ तीसरा पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं? देखो, जो मैनेजर्स होते हैं ना उनका एक रोल होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो इसको पहले पढ़ना। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न द मैनेजर्स रोल in taking necessary action to ensure that the work related activity of subordinate are consistent and contribute towards the accomplishment of the organizational objective। अब कंट्रोल करने का क्या बोलते हैं ये? देखो आपने क्या किया, ये एक एम्प्लॉई है, इसको ऐसे समझो, सबॉर्डिनेट है या एम्प्लॉय है। तो मैनेजर को, ये मैनेजर है, ठीक है। इस मैनेजर का काम क्या है? ये मैनेजर ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि ये इंश्योर कर सको कि ये एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने के लिए ही हो रहा है। कंट्रोल करने का मतलब ये है, आप समझो, आपने इसको एक गोल दे दिया, आपने इसको एक काम दे दिया, वो काम आपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया होगा, तो मैनेजर को एक कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसे नेसेसरी एक्शन लेने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सबॉर्डिनेट को जितना भी काम सौंपा गया है वो काम क्या हो, इस तरह का हो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में अपना क्या कर सके, कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये फंक्शन भी कंट्रोलिंग फंक्शन कहलाता है। फिर अगेन इसने नीचे फिर वही बात लिख दी, इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान सिंस प्लानिंग प्रोवाइड द नेसेसरी परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड। वो बोल रहा है इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि पहले प्लान बनाए गए हों, प्लान एग्जिस्ट करेंगे तभी आप कंट्रोल कर सकते हो। द रीजन बीइंग, अगर आपने प्लान बनाया तभी आपको यह पता लगेगा कि इस स्टैंडर्ड को पाने के लिए हमें किस तरह से अपने एम्प्लॉइज पर कंट्रोल करना है कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो और उससे डेविएट ना हो। तो ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल के होने का कंट्रोल इफेक्टिव तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, एक प्लान एग्जिस्ट करेगा। और इसके लिए दो टेक्निक होती हैं, एक होता है बजट्स और एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। आप जानते हो बजट में क्या होता है? आप सबसे पहले प्लान बनाते हो,
आप देख लो, गवर्नमेंट जब मान लो कोई भी बजट बना रहे हो आप, प्रोडक्शन बजट बना रहे हो या कुछ भी, सबसे पहले आप प्लान बनाते हो, फिर प्लान बनाने के बाद आप एक्चुअल प्रोडक्शन करना या एक्चुअल परफॉर्मेंस करना चालू करते हो। फिर जब ये एक्चुअल खत्म हो जाता है तो इसको प्लान से कंपेयर करके नेक्स्ट ईयर के लिए करेक्शन करते हो, ताकि नेक्स्ट ईयर वापस जब आप ध्यान दो, भाई इस बार का तो काम हो गया, इस बार का तो डेविएशन आ गया, लेकिन वो डेविएशन फ्यूचर में ना आए उसके लिए आप आगे काम करते हो। तो ये बजट टेक्निक है। परफॉर्मेंस ऑडिट भी यही होती है। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब, सबसे पहले आपने एक प्लान बनाया, प्लान के बाद ऑडिट वर्क को परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद आपने देखा क्या डेविएशंस आए, और उन डेविएशन को दूर करने के लिए करेक्शन किया। तो ये बेसिकली बोल रहा है कंट्रोलिंग फंक्शन, बेसिकली कंट्रोलिंग जो है वो दो ट्रेडिशनल टेक्निक पर बेस्ड है, एक बजट टेक्निक और एक परफॉर्मेंस ऑडिट टेक्निक। बताइए, लिख सकते हो थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग के ऊपर? शॉर्ट देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की सेंटेंस और कीवर्ड्स। आप एज इट इज नहीं रख सकते, आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग पता होना चाहिए बस। ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड से डेविएशन नहीं आना चाहिए। तो अब इमीडिएटली आपके दिमाग में पॉइंट आएगा, यानी 3 स्टेप जरूरी हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करो, एक्चुअल काम परफॉर्म करो, उसको कंपेयर करो, और अगर जहां जहां जरूरी हो करेक्टिव एक्शन लो। तीसरा, सर ये हाँ बोलो। सर जो ये कमांडिंग वाला आपने स्टार्टिंग में बताया था, वो लीडिंग वाला यही। हाँ बिल्कुल। कमांडिंग का मिक्स कर दिया क्या लीडिंग में? हाँ, कमांडिंग मिक्स हो गया ना इसके साथ। भाई कमांड देना और लीड करना एक ही तो बात हो गई ना। तो सर हमें वो वाली हाँ तभी लिखने ना जब हेनरी फ्योल का करके बोलेंगे। वो तो एक ही है आपके पास, प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के ही है ये वाले सारे। भाई एक्चुअल में देखो, ये तो मैंने क्या और डिटेल में गया। प्रैक्टिकली क्या होगा, आपका इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 5 नंबर। कॉर्पोरेट इमेज वाला चैप्टर 5 नंबर का है बस केवल। अब मान लो 5 नंबर से थोड़ा बड़ा आ जाए, भाई जैसे मान लो आ गया, तो आपको एक्चुअल में तो यही बहुत होता है, ये जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। मान लो आपको फंक्शन लिखने हैं, तो अगर मान लो फंक्शन में आप यहां से लेकर और यहां तक जाते हो, अब इन्हीं में आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। प्लानिंग में 2-3 चीजें ऐड कर दो कि प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लानिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, कमांडिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा तो देखो लिख भी नहीं पाओगे, और ना मतलब है कि आपको 5 से 7 नंबर में आप इतनी चीजें लिखोगे इसमें। तो आपको क्या करना है, मान लो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर दी वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस में आपको इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। ठीक है। सर वो लिखते लिखते वैसे भी शॉर्ट ही हो जाता है। मैं यही तो बोल रहा हूं। तो आपको की पॉइंट्स को ही ध्यान रखो बस। देखो मैं आपको बताऊं, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अप्रोक्स आपको पॉइंट बना के लिखना, तो लगभग लगभग आप ये मान लो कि 10-12 पॉइंट आपको उसमें लिखने हैं इन फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो दीज आर दी फंक्शंस। अब इन्होंने एक और पॉइंट दिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद करो, जब हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ा था, तो बेसिक्स में एक बात लिखी थी कि मैनेजमेंट ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए की जाती है। जैसे मान लो मैनेजर को लगता है कि मुझे अपने सेल्स डिपार्टमेंट की ऑडिट करवानी है,
मुझे अपने परचेज डिपार्टमेंट की ऑडिट करवानी है, तो जब हम ऑडिट को मैनेजमेंट के लिए परफॉर्म करवा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये सबसे पहले पॉइंट ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट करते समय आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस ऑब्जेक्ट को लेकर मैनेजमेंट ऑडिट करवाना चाह रहे हो। इट रिव्यू और प्रोवाइड द गाइडेंस in the preparation of complete statement of the performance standard. Now, अब मैनेजमेंट ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए आपको उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उन स्टैंडर्ड के लिए रिव्यू और प्रोवाइड गाइडेंस। मतलब अब समझो इसने क्या बोला, मैनेजमेंट ऑडिट का फंक्शन आप लिख रहे हो, तो ये क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या तय करने पड़ेंगे, उसके स्टैंडर्ड। द रीजन बीइंग, मैनेजमेंट ने आपको जब ये ऑडिट दी होगी तो मैनेजमेंट को कुछ डेविएशंस लगा होगा। मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाई गई, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट ऑडिट करवाई गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या लगा होगा कि यार सेल्स डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑडिट का काम क्या है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय हैं उनको रिव्यू करना और उनके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना, ताकि आप ये पता लगा सको कि आपका काम उस स्टैंडर्ड के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अगेन तीसरी बात भी देखो यही आ गई, गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है, ऑर्गेनाइजेशन की असेट को रिव्यू करना है, ताकि आप ये पता लगा सको कि जो गोल आपने डिसाइड किए थे, जो प्लान आपने बनाए थे, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये भी मैनेजमेंट ऑडिट का एक फंक्शन है। अगेन इट एग्जामिन ऑल द स्कोप ऑफ वर्क एंड लाइबिलिटी सेंटर्स। अगेन यही बात कि किस सेंटर के लिए क्या वर्क असाइन है, उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या लाइबिलिटी है, इसको भी एग्जामिन करने का काम मैनेजमेंट ऑडिट करेगा। इट इवेल्युएट वेदर द मैनेजमेंट टीम इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर। अगेन अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको यह जानना है कि यार थर्ड पॉइंट वापस बताओ, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो असेट्स है और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, इनको रिव्यू करना और रिव्यू करके ये देखना कि क्या इनका यूटिलाइजेशन और क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। भाई मान लो समझो क्या हो रहा था कि आपको एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट किया गया ये देखने के लिए कि क्या असेट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, असेट के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब है आपने कुछ गोल डिसाइड किए होंगे, जिन गोल को अचीव करने के लिए आप असेट को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट का फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की असेट का यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सको। इस बात को रिव्यू करना, इस बात को देखने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट ऑडिट के फंक्शन में आती है। देखो अब अगर इसको समराइज तौर पे समझना है अपन क्या बोल सकते हैं, पहला आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार की ऑडिट को करने का जो ऑब्जेक्ट है पहले वो ढूंढो। दूसरा
review the standards and provide guidance. थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करो, एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू अचीव द स्टैंडर्ड। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं उनको रिव्यू करना, और उन स्टैंडर्ड को पाने के लिए आपको कैसा परफॉर्म करना है उसके अगेंस्ट गाइड करना, ये मैनेजमेंट ऑडिटर का काम है, ये उसका फंक्शन है। तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ असेट इन इफेक्टिव मैनर। ये डिसाइड करना कि असेट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब अकॉर्डिंग टू द गोल्स। प्लस ये भी आप लिख सकते हो, मस्ट एंश्योर दैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is according to goals। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करे। और एक पॉइंट ये लिख दो, एंश्योर दैट मैनेजमेंट मस्ट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट ऑडिटर का एक फंक्शन है कि भैया वो ये इंश्योर कर ले कि जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने के पीछे क्या होना चाहिए, आपके जो स्टेक होल्डर हैं उनका प्रॉफिट होना चाहिए, उनके हितों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। स्टेक होल्डर इंक्लूड्स ईच एंड एवरी पर्सन। जिसका भी कंपनी में इंटरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। बताओ, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब वापस से देखो, एक पॉइंट और बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट एंड इट्स स्कोप। फिर वही बात आ गई कि मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है। सर ये एरियाज नहीं पढ़ने क्या? कौन से? सर बुक में इससे पहले एक एरिया वाला पॉइंट भी दे रखा है। नहीं, वो काम का नहीं। एक्चुअली देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली तो इस पर आए हैं, ऑडिट चेकलिस्ट के ऊपर। अच्छा। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हो ये भी कुछ नहीं आया अभी तक तो कभी इसमें। ये टॉपिक ओल्ड वाले में भी था, न्यू वाले में भी है, इसमें से कभी कुछ नहीं आया। इसके जो भी क्वेश्चन आए वो केवल ये चेकलिस्ट के आए हैं बस। सर 5 इस से चेकलिस्ट के पॉइंट याद ही नहीं रहते हैं। पता है, चेकलिस्ट के वही दिक्कत है सबसे बड़ी, ये चेकलिस्ट का कोई भी एक पॉइंट आएगा। वही तो सर वो मॉड्यूल 6 के करे ना, अभी उसमें भी ऐसे दिमाग घूम गया। अरे मॉड्यूल 6 में तो फिर भी इजी है, पता है। उसमें तो वो अगर आप तो देखो ना ध्यान से, तो जैसे उसमें तो बेसिकली आपको 5 ही याद करने हैं, हाँ बाकी सिमिलर सिमिलर से उसमें मैंने सारे देखा था। सिमिलर हैं। इसमें तो सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप की बात कर रहा है ये, स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला काम मैनेजमेंट ऑडिटर का यही है। सबसे पहले वो क्या करेगा,
जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसे मैनेजमेंट ऑडिट करने अपॉइंट किया गया है उसके स्ट्रक्चर को देखेगा, वहां पर क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उन सबको देखेगा। अब उसमें वो क्या क्या देखेगा, इकोनॉमिक फंक्शन एज वेल एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इकोनॉमिक फंक्शन मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का तो मतलब हो गया पब्लिक के लिए सोचना, और इकोनॉमिक फंक्शन का मतलब हो गया आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं, आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी वैल्यू के बारे में सोचना। तो दो चीजें, ये क्या बोल रहा है, देखो, सर्चिंग फॉर द परफॉर्मेंस शॉर्ट कमिंग, परफॉर्मेंस कहां कहां कम है। मैंने दो चीजों को मिक्स कर दिया शायद, एक मिनट रुको, वापस से यस पढ़ो। सर। हाँ, दो पॉइंट मिक्स हो गए गलती से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या करोगे, स्टडी करोगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसी और उसके प्रोसीजर्स को, ताकि आपको यह पता लग सके कि भाई क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं एक कंपनी को रन करने के लिए। कंपनी की अपनी खुद की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके काम किया जाता है। तो सबसे पहले ऑडिटर को उनको रिव्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सर्चिंग द परफॉर्मेंस शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या हो गया, कमियां। हाँ, कमियां कहां कहां है परफॉर्मेंस में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास एक फंक्शन है इकोनॉमिक फंक्शन और एक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पब्लिक की वैल्यू बढ़े ऐसा काम करना, वो तो है हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इकोनॉमिक फंक्शन का मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना या उन लोगों का वैल्यू क्रिएशन करना जिनका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, जिसमें आप जिस कम्युनिटी में आपकी कंपनी काम करती है उनके लिए सोचना। तो वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस से रिलेटेड शॉर्ट कमिंग को आइडेंटिफाई करना है। फिर ये बोल रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, यानी इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पैन ऑफ सुपरविजन, ऑथोरिटी रिलेशन। अब देखो बड़ा अजीब तरीके से इसने पॉइंट को बोला, आप सुनो, इसको ऐसे समझो ये क्या बोल रहा है। परफॉर्मेंस में कमी, आपको इसको सर्च करना है। अब कैसे सर्च करोगे, किन किन चीजों को देखोगे जो कंपनी की परफॉर्मेंस को बताती है। सबसे पहले हो गए इसके इकोनॉमिक फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शन। फिर आएंगी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप इसमें ऐसे पढ़ो, इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की जगह ऐसे याद रखो, आपको क्या देखना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सुपरविजन, रिपोर्टिंग लाइन। रिपोर्टिंग लाइन का मतलब होता है किसको किसको रिपोर्ट करना है। यानी बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो ये टर्म यूज कर रहा है ना, ये बताना चाह रहा है कि आपको कमियां ढूंढनी पड़ेंगी किन किन चीजों को लेकर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सुपरविजन की जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है। रिपोर्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि आपको किसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, यानी किसको आपने अथॉरिटी दी हुई है, किस तरह से आपका या तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है या डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन जानते हो,
सेंट्रलाइजेशन का मतलब बता सकते हो? किसी एक ही अथॉरिटी को, मतलब जो मेन अथॉरिटी होती है। सर जहाँ पे ऑथोरिटी सिंगल हैंडेड होती है, सिंगल हैंडेड होना। और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ऑथोरिटी डिवाइड हो जाती है। अथॉरिटी को क्या कर डेलीगेटेड। देना, डिवाइड कर देना। यानी हर काम के लिए जैसे क्या होता है, एक तो ये हो, आप ऐसे समझो, ये टॉप लेवल है, इसने अपने पास अथॉरिटी रख रखी है सारी, और यही सबको अथॉरिटी क्या करता है, आगे देता है, मतलब सबको अपने कंट्रोल में रखता है। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। अब दूसरा क्या हुआ, टॉप लेवल वाले ने क्या किया, पहले अपने अंडर कुछ लोगों को लिया, इन सबको अथॉरिटी दी, और फिर उस अथॉरिटी के तहत ये अपने अपने काम क्या करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सिस्टम। सेंट्रलाइज का मतलब होगा सब जगह से एक ही जना टॉप लेवल पर होगा, एक ही के पास अथॉरिटी होगी और वो सबसे काम करवाएगा। लेकिन दूसरा होता है कि जहां पर आप ऐसे समझो, जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी भी बड़े कॉर्पोरेट लेवल में देखा हो तो क्या होता है, छोटी छोटी टीम बना दी जाती है और हर टीम का एक लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है। जेनपैक्ट वगैरह अगर आपने जैसे किया हो, कभी सुना हो, तो क्या होता है, वहां पर टीम्स बनाई जाती है काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये अपने एरिया मैनेजर के अगेंस्ट वो रहते हैं, हर टीम का एक लीडर होता है, इस लीडर के पास इनसे काम करवाने की अथॉरिटी होती है। ये व्यक्ति डायरेक्ट ऊपर जाकर बात नहीं कर सकता, उनको नहीं रिपोर्ट करता है। रिपोर्टिंग लाइन क्या होती है, ये अपने टीम लीडर को देंगे, टीम लीडर उसको आगे पहुंचाएगा। इसे बोलते हैं बेसिकली फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर। किस तरह से अथॉरिटी दी हुई है, इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होता है, या हम ये बोले कि सुपरविजन किस तरह से होता है। तो सर इस, इसको स्केलर चैन बोलते थे ना। हाँ बिल्कुल। अर्निंग ग्रोथ, अब देखो अगेन ये बोल रहा है आपको क्या ढूंढना है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके रिसोर्सेस बेसिकली जो काम कर रहे हैं प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करना कि किस एक्सटेंट तक आपने अपने उन रिसोर्सेस से प्रॉफिट कमाया, आपकी पोटेंशियल अर्निंग्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इन बातों पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस शॉर्टकमिंग, क्या आप वहां पर प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब समझो, आपको क्या चेक करना है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड शॉर्टकमिंग चेक करनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के रेस्पेक्ट में या अर्निंग के रेस्पेक्ट में शॉर्टकमिंग ढूंढनी है। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं क्या वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग द प्रॉफिट। आपको यह चेक करना पड़ेगा कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आपकी पोटेंशियल अर्निंग्स में क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या वो इंडिकेट कर रही है कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शॉर्ट कमिंग है। सर्विस टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं बेसिकली, रिटर्न। उनको एक रीजनेबल रिटर्न चाहिए ओवर द पीरियड ऑन द फंड इन्वेस्टेड। तो आप सर्विस टू शेयर होल्डर में क्या देखोगे, उन्होंने जो पैसा लगाया उसमें रिस्क मिनिमाइज होनी चाहिए, उनको रीजनेबल रिटर्न मिलनी चाहिए, उनकी कैपिटल में एप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करोगे। मतलब पॉइंट क्या लिखने हैं वो समझो आप, आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को चेक करना है बस। तो परफॉर्मेंस में इसने कई सारे पॉइंट दिए कि परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या शॉर्ट कमिंग आ रही है, अर्निंग ग्रोथ में क्या शॉर्ट कमिंग है, जो शेयर होल्डर हमसे चाहते हैं उसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली वहां पर एप्लीकेबल है जो मैन्युफैक्चरिंग है।
जैसे फार्मा, ड्रग डिस्कवरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, रोबोटिक एप्लीकेशन। क्योंकि यहां पर आपको पहले क्या करवानी पड़ती है, रिसर्च करवानी पड़ती है, और रिसर्च के आगे जाकर ही आप अपने काम को परफॉर्म करते हो। अब इन पर तो कोई क्वेश्चन बनने का भी नहीं है कि ठीक है, बस ये पॉइंट, इन पर क्या क्वेश्चन बनाएंगे वो कि आप ये लिखो मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप, नहीं बनेगा इस पे। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक आपका, कि आप कैसे उसको रिव्यू करोगे, कहां कहां आप शॉर्ट कमिंग देखोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, हर डायरेक्टर की क्वालिटी कैसी है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीम वर्क कैसे कर हो रहा है वहां पर, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और कंपनी के ऊपर जो फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उनकी डिविडेंड पॉलिसी, उनकी फिस्कल पॉलिसी, इन सब के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ऐसे नहीं है कि आपको इसको कुछ पढ़ना है। ठीक है, कल पहले हम पढ़ेंगे इसकी चेकलिस्ट सारी, जिस पर हमारा बेसिकली क्वेश्चन आता है। सर